नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की जनसभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान पीएम राज्य के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा भाजपा की चुनावी तैयारियों को न सिर्फ ऊंचाई देगा, बल्कि पार्टी के लिए बड़ा माहौल बनाने का काम भी करेगा। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 60 पार करके दिखाएगी, जबकि इस बार कांग्रेस दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को गलतफहमी करार दिया है। बीजेपी कांग्रेस के इन सियासी दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी ने कहा, जनता इस बार बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी का साथ देगी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली महारैली को लेकर उत्तराखंड की जनता में भारी उत्साह है। माननीय मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है और यही कारण है कि उनके द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से लगातार सहयोग किया जा रहा है, उससे उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के सहारे बहुत तेज़ी से विकास पथ पर अग्रसर है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद और राज्य सरकार के कार्यों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव में 60 पार का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, निश्चित तौर पर हम उसे प्राप्त करने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्ष में पूरी तरह से निराशा है और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में मात्र 11 सीटों पर ही जीत पाई थी, इस बार दहाई का अंक भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये भी उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। जो पाप विगत 5 वर्षों में उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता को अपमानित करने का काम किया है, व्यापारियों को अपमानित करने का काम किया है, किसानों पर अत्याचार किए हैं, महिलाओं पर अत्याचार किए हैं, नौजवानों पर अत्याचार किए हैं, तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और जो उनका 60 पार का नारा है, अगर वो दहाई का अंक भी प्राप्त नहीं कर पाएगी, ये स्थिति भाजपा की होने वाली इस प्रदेश में। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से चुन चुन कर बदला लेने वाला है। किस तरीके से किसको कहाँ परेशान किया, ये स्थिति भाजपा की किसी भी हालत में भाजपा दहाई का अंक पार नहीं कर पाएगी। भाजपा का दावा कि इस बार 60 पार, कांग्रेस का दावा कि इस बार हमारी सरकार, जनता ने मन बना लिया है इस बार आर पार। पिछले 21 सालों से उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को ठगने वाले, लूटने वाले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने इस बार सबक सिखाने का मन बना लिया है। जनता के पास अभी तक विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी की तरफ विकल्प के रूप में जनता ने देखना शुरू किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर, गांव गांव, गली गली जाकर अलग जगा रहे हैं। जनता जाग चुकी है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया होने वाला है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह आनंद, प्रवक्ता, आपसे डॉक्टर गणेश उपाध्याय, कांग्रेस से, आप दोनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। गणेश जी, ये जो अब की बार 60 पार, कहीं ना कहीं एक रणनीति, एक चुनावी कौशल बीजेपी में है और उसको वो लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। आप कैसे देखते हैं अपनी तैयारियों को और बीजेपी की तैयारियों को?
संगठन विगत 5 वर्ष से लगातार क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी हैं सब जा रहे हैं। और भाजपा का तो आपने देखा है 112 दिन में 3 मुख्यमंत्री ने बदल दिए। अगर अभी 1 साल का समय होता तो मुख्यमंत्री बदल देते। ये कोरोना काल में वो जिंदगी इस क्षेत्र की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने देखा है। आईसीयू वास्तव अलग रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और मेडिकल पूरी तरह से फ्री हो चुका था इसका प्रोसेस। और महंगाई की चरम सीमा पर है आज और बेरोजगार लोग फालतू में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 24,000 करने जा रहे हैं। विगत साल से लगातार हम देते आ रहे 2700 करोड़ की भर्ती की जाएगी, लेकिन हमेशा हो जाएगी। तो ये 3 लोग अफसोस होती अगर ये तक तो वाकई देश के प्रधानमंत्री की जनमानस की जो गुमराह किया 15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानी दुनी आए होंगे, तो आपने देख किया, जनता जान चुकी है। मैं ये दाव के साथ कहता हूँ किस तरह से किसान 10 माह से दिल्ली के चारों तरफ बैठा था, क्या स्थिति रही। 700 किसान आदत दे चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बैठक आए ये माननीय होते 700 जो किसान से सादत नीति होती। आज किसानों की आज महंगाई की वजह से ये यूनी करने की बातें करते हैं, वो आज हो चुकी है। चाहे डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से आज किसान की लागत प्रति एकड़ 7,000 से लेकर 8,000 रुपया बढ़ चुकी है। और किसान सम्मान निधि की बात भी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसानों को बहुत बड़ा छल रहे हैं। हमने हिसाब लगाया, ये सम्मान निधि आपसे जवाब लेंगे। रविंद्र आनंद जी, कैसे देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना ली है बीजेपी ने, और कम अंतर की सीटें, ज़्यादा अंतर की सीटें, कौन सी सीटें कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, पूरा एक रूट चार्ट उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि इसमें आप कहाँ खड़े हैं। कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो सीधी है कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती है। और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार पिछले 1.5 साल में हर मुद्दे को जिस प्रकार से बीजेपी के कुशासन को सामने लाए हैं और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सरकार ने जिस प्रकार से गलत फैसले लिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे तो कहीं ना कहीं केंद्र को दबाव में आकर के त्रिवेंद्र रावत को हटाना पड़ा। और बल्कि बीजेपी के नेताओं ने ये भी माना कि मुख्य विपक्षी की जो भूमिका है वो आम आदमी पार्टी अदा कर रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा संवाद जनता के साथ है। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के 14 लाख से ज्यादा बिजली के कार्ड बनाए, जिस प्रकार से जब दूसरी गारंटी आई तो लाखों की संख्या में रोजगार युवाओं का उसमें वो किया, पंजीकरण किया। और अब जिस प्रकार से हमने जो यात्रा, जो तीर्थ यात्रा के कार्ड हैं वो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के, मंदिर मंदिर जाकर के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी का संवाद सीधा, आम आदमी पार्टी का संवाद सीधा आम आदमी से है। तो ये बात दोनों पार्टियों को समझनी चाहिए। गणेश उपाध्याय जी, रविंद्र आनंद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने इतना झंडा बुलंद कर दिया जनता के अधिकारों का कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा बीजेपी को। क्यों तभी तो बदला इन्होंने। सुतूर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुगरी डाल के हकीम अपने देखने हर्ज नहीं है। आज ये लोग, दिल्ली की जनता, वहाँ के बहुत उत्तराखंड के लोग यहाँ भी रहते हैं, वाकिफ है आपका की टीम है। आप ये तुलना कर लीजिए कांग्रेस और 5 साल और ये भाजपा की तुलना करके जनता ने ये मन बना लिया है। और हमने आपसे देखा, परिवर्तन रैली गंजी नगर हरिद्वार में निकालती, जन सैलाब, किसानों का जन सैलाब इस रैली में था। और हमारी आवाज, किसानों की आवाज हमेशा कांग्रेस ने उठाई। आज राहुल गांधी जी ने बार बार टारगेट करने के बाद किसानों का जन समूह इस बात को सत्य करता है। इस बात को रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा।
हेलो। रविंद्र जी, जी जी जी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कारण बदलना पड़ा। जी आपने इतना सशक्त वहां जनता के अधिकारों का इकबाल बुलंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हमने जनता के मुद्दों को जमीन से लेकर के, सड़क से लेकर के और सदन तक पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार से कांग्रेस जो है 4.5 साल सोती रही, और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस और बीजेपी में एक फ्रेंडली मैच है कि 5 साल आप और 5 साल आप। तो 5 साल बीजेपी ने राज किया है, 5 साल कांग्रेस ने किया है। तो ये फ्रेंडली मैच जो इन्होंने आपस में खेला है, और अब जनता समझ चुकी है कि दोनों पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प की जो जरूरत पहाड़ में थी, उसको अब ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प है। तो देखिए ऐसा है कि ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी कि जो जनता है, क्योंकि वोट तो जनता ने ही करना है। किसी के दावों से बीजेपी कोई दावा करे, कांग्रेस कोई दावा करे, आम आदमी पार्टी वाले हम कोई दावा करें, देखिए आखिरकार वोट जनता ने करना है। और जनता इस बार मन बना चुकी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब सर्वे हमारी पार्टी द्वारा कराया गया तो 60 से 62% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए और हम वोट करेंगे। तो अब ये दोनों पार्टियां बड़ी हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए भी लोग सीरियस नहीं लेते कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता जीत जाने के। नहीं, ये रविंद्र जी, ये कैसे लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बढ़त मिलेगी, या उत्तरा को क्या सोच के वोट देंगे आपको, और क्यों देंगे? देखिए आम जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली में उनके रिश्तेदार रहते हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली के लोग यहाँ रहते हैं। तो आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली का मॉडल देखा है, और अब दिल्ली का मॉडल जो पसंद किया है उन्होंने, और पूरे देश में जिस प्रकार से हमने जो हमारी नीतियां हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा नीति हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य नीति हो, उसको जिस प्रकार से अन्य सरकारों ने भी अपनाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में आप देखिए कि जिस प्रकार अगर हमारे कोई नेता आते हैं तो जो हुजूम उमड़ता है, तो उससे बीजेपी के और कांग्रेस के जो हौसले हैं वो पस्त है। और आम आदमी अब समझ चुका है कि आम आदमी के पक्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही काम कर सकती है। सर, ये हुजूम उमड़ने से और वोट का क्या लेना देना है? रविंद्र जी, आप तो राजनीति में कुछ समय तो आपको हुआ होगा, क्या लेना देना है हुजूम उमड़ने से? जहाँ हुजूम उमड़े वहाँ आपको लगा है कि वोट मिले हैं? बिल्कुल भाई साहब, सुनिए, ऐसा है कि जब आम जनता जब राजनीति में हिस्सा लेने लगती है, और जिस प्रकार से इस बार एंटी इनकम्बेंसी वोट है बीजेपी का, तो उससे साफ जाहिर है कि लोग आम पार्टी को पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को वोट करना पसंद करेंगे। और जो हमारा इंटरनल सर्वे भी है वो बहुत पॉजिटिव है, और हम पूरे आश्वस्त हैं कि इस बार उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए करेगी कि दोनों पार्टियों को वो परख चुकी है। पिछले 20 सालों में 10-10 साल दोनों पार्टियों ने राज किया है, और जो कुशासन इनका रहा है, चाहे बीजेपी का रहा है, बीजेपी ने पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से हरीश रावत की सरकार में हरीश रावत जी खुद ऑन द माइक, ऑन द वीडियो ये कहते नजर आए कि जिसको जितना लूटना है वो लूट लीजिए। तो जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त है, और इस बार आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। गणेश उपाध्याय जी, ये जो इनका हौसला है, ये जो इनकी हिम्मत है और ये जो विश्वास है, कैसे देखते हैं इस विश्वास को? जी, मैंने क्या कहा, मुगीर लाल की हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए यहाँ आए हैं। आज उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता कांग्रेस की तरफ इसलिए देख रही है, कांग्रेस ने चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे कहते हैं मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे व्यापारी की लड़ाई हो, चाहे आपके कहते हैं जनमानस की जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये केवल कांग्रेस ने उठाए हैं। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बता देना चाहता हूँ।
जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्हें टारगेट किसी किया था? हरीश रावत जी को। हरीश रावत जी ऐसे शख्स हैं, उनके सामने अमित शाह कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, विजन, जो सोच, जो कार्यकारी की इच्छा शक्ति है, आज 80 एज के बाद भी आप देखिए कैसे दौड़ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्त में ये भाजपा सर, ये गणेश जी, जी जी जी, ये अमित शाह और हरीश रावत का क्या कंपेयर किया है आपने, ये जरा मुझे मैं समझा इसलिए दीजिए। कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जब अमित शाह जी आए थे इस देहरादून पे, उन्हें केवल टारगेट हरीश रावत जी को किया था। रावत जी, तो मैं इस प्रतीक में कह रहा हूँ, रावत जी का विजन, रावत जी की सोच दूरदर्शी, आज रावत जी को देख के पूरा भाजपा डरा हुआ है। वो उन्हें लग गया है कि हरीश रावत ऐसी शख्सियत है, ऐसा कार्य करने की शक्ति है, ऐसा विजन है और ऐसी दूरदृष्टि काम करने वाला आदमी है। इसका प्रत्यक्ष मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन वो गणेश जी, वो खुद से भी डरे हुए हैं, वो आप कांग्रेस से भी डरे हुए हैं कि ये चुनाव ना हरा दें, तभी वो इधर उधर का बयान देना पड़ता है उनको। ये कांग्रेस सब एकजुट है इस मामले में, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद जब हमारी जो इंटरनल सर्वे चल रहा है, आप देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की, बहुत अच्छा। बिल्कुल गणेश जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका ANB न्यूज पर। हम चलते हैं डॉक्टर गणेश उपाध्याय के पास। गणेश उपाध्याय, आप कह रहे थे कि अमित शाह और हरीश रावत दोनों के बारे में कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। रावत ऐसी शख्सियत है, आज देश का गृह मंत्री, आज केवल टारगेट हरीश रावत जी पर रखा उनने। तो आज भाजपा के जितने भी ये उत्तराखंड के जो लीडर हैं प्लस सेंट्रल के जो लीडर हैं, ये सब डरे हुए हैं। जो सोच, जो विजन, जो दूरदर्शी रावत जी
पे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरिरावत जी पे, उन्हें लगा है और उत्तराखंड की जनमानस ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ जी, इन्होंने अपना देवभूमि की जनता ने देश के प्रधानमंत्री कहने पर 3/4 बहुमत दिया। दुर्भाग्य, इन्होंने जो वादा किया था कि 15 लाख देंगे, किसानों की दुनिया आई करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार देंगे, वे सब मामले में किए। अब जनता वो तुलना कर रही विगत 5 साल पहले और ये भाजपा के कार्यकाल में। मैं ये कहना चाहता हूँ, परिवर्तन आपने देखा होगा, परिवर्तन रैली हमने निकाली थी हरिद्वार और उधम सिंह जिले पे, जो जन सैलाब किसानों का, लोगों का जो दिख रहा था, तो वो ये द्योतक है। ये दिखाई देता है कि वास्तव में जनता की नजर कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा जो भी जन साहूकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें लेके नीचे से लेके विधानसभा तक लड़ने को तैयार रहती है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहते हैं, आज के में आज किसानों का जो भुगतान हो रहा है, आप देख रहे हैं, मैंने जनहित याचिका दायर की थी जनहित हाईकोर्ट पे। बड़ा दुर्भाग्य हुआ था, आप देखिए जब हाईकोर्ट ने डिसीजन देना पड़ा, जब उसने इस किसानों के धान और गन्ने का भुगतान 48 घंटे से लेके 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आज आप देखिए धान का 157 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं होगा, 1 माह हो चुका है। अब मैं अवहेलना का केस हाईकोर्ट में करने जा रहा हूँ, तब ये भुगतान करेंगे। ये तो इनकी है। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ, अब संजीव वर्मा जुड़ गए, मैं पूछ लेता हूँ। संजीव वर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने इतना अभियान ऐसा चलाया कि जनता को उद्वेलित किया कि आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप सब डरे हुए हैं कांग्रेस से। तो ये दोनों जवाब दे दीजिए, आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं इसलिए। वो क्या बोलते हैं, रुई न कपास चूल्हों में लटकन लटका, वही हाल आम आदमी पार्टी का है। न आधार है, न कार्यकर्ता है, न देश है, न जन समर्थन है, और सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल। लेकिन मुंगेरी लाल के हर दिन सपने ही रहते मेरे भाई रविंद्र जी। सपने वो कभी पूरे न हुए न होंगे। और जिस तरह से आपने भाई साहब, आपने क्यों हटाया त्रिवेंद्र जी को, बता दो ना, त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया वर्मा जी? जिस हिसाब से आप लोग गारंटियां बांट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपने त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया? भाई साहब सीधा सीधा जवाब दे दीजिए मेरी बात का। जिस हिसाब से आप लोग गारंटियां बांट रहे हैं उस हिसाब से हटाया। ना लोग आपकी गारंटियों पे विश्वास करते हैं, ना आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं। त्रिवेंद्र जी को इसलिए हटाया क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। भाई साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये, मेरा सवाल है कि आपने त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया? आपसे त्रिशूल जी ने पूछा कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया? पार्टी गलत परसेप्शन समाज के अंदर पेश करके आप सत्ता की जो हकीम सपने देख रहे हैं, त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया गया, इस बात का जवाब दे दीजिए। तक कभी पूरे नहीं होने वाले। सिर्फ इस बात का त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से प्रारंभ हुई है और 2022 जो अभी हमारा इलेक्शन होने वाला है, कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज फिर सरकार रही आपकी, आज फिर सरकार, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदल गए आपके। चेहरे बदले हैं लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी। क्यों बदला चेहरा? मैं वही कह रहा हूँ, त्रिवेंद्र जी निकम्मे थे क्या? नहीं, त्रिवेंद्र जी निकम्मे थे, क्यों हटाया? बेचारे अच्छे आदमी थे बेचारे। रविंद्र जी, भाषाई मर्यादा रख लीजिए, डिबेट में हम बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, कोई ऐसे शब्द ना हो। आप विचार प्रकट कीजिए, उनसे कोई आरोप है लगाइए। सामने करते हैं और केवल नहीं, वो निकम्मे थे क्या बेचारे? ऊपर पूरी दिल्ली का उन्होंने गुमराह किया हुआ है, पूरा दिल्ली। नहीं, दिल्ली में मत तो आप त्रिवेंद्र रावत जी पे रहो। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दो। वर्मा जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दो। त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों हटाया गया? दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली तो मैं आपको घुमा दूंगा अच्छी तरह से, वो छोड़ दो आप। सड़कों पर नाव चल रही है। बात का सीधा जवाब दे दो, त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया? वो तो बेचारे बहुत अच्छे आदमी है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे आदमी है।
कहाँ गए आपके वायदे? कहाँ? अरे भाई साहब, आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली मत जाओ, आप उत्तराखंड पे बहस है, उत्तराखंड में बात कर लो। आपसे उत्तराखंड पे जवाब देने को है या नहीं है वर्मा जी? ये लोग आपसे त्रस्त है। अरे वर्मा जी, दिल्ली मत जाओ। दिल्ली में आपकी जमानतें जब्त हो चुकी है बहुत सारी सीटों पर। आप दिल्ली मत जाओ, आप उत्तराखंड की बात करो। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड। अरे मैं ये कह रहा हूँ, शर्म तो आपको आनी चाहिए। त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया बेचारों को? उनकी नौकरी क्यों छीन ली आपने? त्रिवेंद्र जी की नौकरी क्यों छीनी? बेचारे बेकार हो गए, घर में बैठे हैं खाली। गणेश उपाध्याय जी जी की नौकरी क्यों छीनी है बताओ यार। गणेश उपाध्याय जी छोड़ो वर्मा जी, सारी बात छोड़ो। त्रिवेंद्र जी को क्यों उठाया? आवाज कम करेगा। अरे मैं कह रहा हूँ त्रिवेंद्र जी को क्यों उठाया? इतने से सवाल का आप जवाब दे दो। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो मेरी बात? पार्टी में अनुशासन का राज है, अनुशासन से हमारी पार्टी चलती है। समय समय पर दायित्वों का अनुशासन देखा है मैंने आपका। आपके यहाँ जो अनुशासन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरक सिंह रावत आपस में एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। आपका अनुशासन मैंने देखा है। त्रिशूल जी, तो आपने त्रिशूल जी कर दिया। प्रशांत भूषण को त्रिशूल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? खूब आ रही है आपकी आवाज, आप ही की आवाज आ रही है। ये आवाज आपकी बनी रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये जनता तय करेगी, लेकिन अभी तो आ रही है आपकी आवाज। बीजेपी में ये अनुशासन है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत एक दूसरे को, कोई गधा बोलता है, कोई कुत्ता बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है। ये अनुशासन है बीजेपी में। ये तो सर पूरी सियासी जो सियासी जमीन है उस पर इसी तरह की सब चलता है। अभी आप भी जब पुराने होने लगेंगे, आपके आम आदमी पार्टी की जब पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था, उन्होंने यही कहा था कि हम इस चुनाव में नहीं जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। और हुआ क्या है? हो गया ना भाई साहब, हुआ क्या है? अब दिल्ली में विकास कर लिया तो अन्य राज्यों में पूरा दिल्ली का विकास हो गया, जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। रविंद्र जी, हम बहस करते हैं तो बहस का एक कहीं मुद्दा होना चाहिए कि आप जो स्पष्ट कोई बात अपनी रखें। अगर आप कहेंगे मैं पूछने पे आऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि क्या पूछ रहे हैं आप। नहीं, पूछिए, आप पूछिए, हाँ, पूछिए ना। तो इसलिए सवाल ऐसे, जवाब ऐसे हों जिनका कोई अपना एक आधार हो। गणेश जी, डॉक्टर गणेश उपाध्याय सवाल करा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों हटाया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया बेचारों ने। डॉक्टर गणेश उपाध्याय, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जो जनता है उसको क्या पसंद है, कैसे पसंद है। चुनावी समीकरण है, सबके अपने अपने वोट है, सबका अपना अपना जनाधार है, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी आवाज बंद करिए प्लीज, इनकी आवाज बहुत तेज आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। रविंद्र जी, अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो ये ठीक बात नहीं है। आप डिबेट में बैठे हैं, जब आपकी बारी आए आप बोलिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्यों हटाया भाई? क्या कह रहे हैं वर्मा जी सवाल कर रहे हैं ना मुझसे। नहीं, आप बार बार क्या सवाल करके क्या प्रतीत कर रहे हैं? आपके पास ना कोई मुद्दा है बात करने का, ना आपके पास कोई विषय है। डॉक्टर गणेश उपाध्याय जी, उत्तराखंड की जनता को जो विकास चाहिए और जो एक कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य का जो एजेंडा चाहिए, वो कैसे कहीं पूरा होगा और उसके लिए क्या जरूरत है आज उत्तराखंड को? भाई साहब, मैं त्रिशूल जी बताऊं, आज जैसे हिमाचल में परमार जी को याद किया जाता है, ऐसे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी चुनी हुई सरकार के पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। जो बुनियाद इन्होंने डाली, जिस बिल्कुल आप देखिए उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून पे, आज वो जो इतने बढ़िया लोगों को जो रोजगार मिला था, आज वो 60 के वजह से आप देखिए 70% के फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। आज कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है। भाजपा का मकसद केवल उस मुख्यमंत्री को बदलने की प्रयोगशाला बना के रख दी है। आज जनमानस को गुमराह करके देश के प्रधानमंत्री ने छला है और जनता ने। गणेश उपाध्याय जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं डॉक्टर गणेश उपाध्याय के पास। गणेश उपाध्याय, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड का विकास कैसे हो और भविष्य का एजेंडा कैसे तैयार हो? देखिए सर, कांग्रेस का विजन और सोच आप देखिए, जो मैंने आपसे पहले भी अवगत कराया था, तिवारी जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हिमाचल में, जैसे हिमाचल में परमार जी को याद किया जाता है, ऐसे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पहले चुनी हुई सरकार उत्तराखंड की थी, जो बुनियाद उन्होंने डाली थी, जो स्कूल खोले थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जो बनाया था, आज उसे बंद करने का काम भाजपा ने किया। इन्होंने केवल इस 5 साल के अंदर उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की प्रयोगशाला बना के रख दी है। अगर और भी समय होता तो आज चौथा मुख्यमंत्री बदल लिए होते। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि की जनता को छला है, झूठ बोला है और कहा कि हम 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, दुनियाई करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और उसके बाद देश के गृह मंत्री कहते हैं ये तो जुमले थे। अरे भैया बताइए, अब देवभूमि की जनता को अगर आप इस प्रकार चलेंगे तो आने वाले भगवान भी आपको देवभूमि, ये जहाँ भगवान के जन्मस्थली है, ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये 10 से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, 2.5 का अंक भी नहीं पार कर पाएंगे। कह रहे हैं 60 पार, आप कह रहे हैं 10 पे। भाई साहब मैं बता दूं, ये तो ऐसा है, इनका प्रोपोगंडा करना आप जानते हैं। आप देखिए, मैं आपको बता देना तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं है। आज धरातल में आप जाइए, आप बेरोजगारी के मामले पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग और क्या था MBA किया हुआ सड़कों में घूम रहा है, कहते 24,000 पोस्ट हमारी है। अभी एक पोस्ट है, आपने बताइए, इन्होंने 2700 एक नर्सिंग की पोस्ट भी 3 साल के अंदर बनने की बात की थी, अभी तक एक नहीं बन पाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रावत जी को, उन्होंने केवल 32 माह के अंदर 32,000 लोगों को रोजगार दिया था, और आपने देखिए 2700 नहीं दे पाया। अब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जनता जानती है। संजीव वर्मा जी वो कह रहे हैं कि 10 भी सीटें नहीं आएंगी और आप कह रहे हैं 60 सीटें आएंगी, और वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं किया। त्रिशूल जी, देखिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बेचारे हताशा की स्थिति में है, जबरदस्त सर फुटबॉल की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। उन्हें अपनी आपस की लड़ाई से फुर्सत मिले तो जनता के लिए सोचें। देखिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए डबल इंजन सरकार का होना परम आवश्यक है। डबल इंजन सरकार इस समय उत्तराखंड में विराजमान है। हम वादा करते हैं, दावा करते हैं, 60 से अधिक सीटों पर हम अगली बार विजय पाने जा रहे हैं। हम अपने विकास का रोड मैप लेके जनता के बीच जा रहे हैं। विकास हमने किया है। 21 सालों में जो परिसंपत्तियों का बंटवारा विगत की कई सरकारें नहीं कर पाई, हमने एक झटके में उन सभी समस्याओं का पूरी तरह से एक निर्मूल किया है। वो पूरा एक समाधान पे हम लेके आए हैं। जो 5700 हेक्टेयर भूमि का एक बहुत बड़ा विवाद था, वो सारी चीजों को हमने एक तरह से समाप्त किया है विवादों को, और उत्तराखंड के फेवर में काफी अच्छे निर्णय आए हैं। 20,000 करोड़ के आसपास का जो परिसंपत्तियों का बंटवारा उत्तराखंड के
पक्ष में आना था वो जमीन पर आया है, धरातल पे आया है। देखिए, डबल इंजन सरकार, मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ इस बात को, जब केंद्र का और प्रदेश का एक अच्छा सामंजस्य होता है तो केंद्र से की जितनी योजनाएं होती हैं, केंद्र की सभी योजनाओं का मैक्सिमम पार्ट और मैक्सिमम एक जो योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को लगातार मिलता है। और प्रदेश की जनता को लगातार लाभ मिलेगा तो उत्तराखंड, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना विजन दिया है 2025 तक हम उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य के रूप में देखना चाहते हैं और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री, एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ काम कर रहे हैं, पूरा युवा उनके साथ है और मैं सोचता हूँ हर वर्ग उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनके काम के जो तरीका है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तुरंत और त्वरित निर्णय लेने की जो उनके अंदर क्षमता है। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर एक विकास के रास्ते पे कोई भी ले आ नहीं सकता। इस चीज का मैं आपसे पूरी तरह से दावा करता हूँ। प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं और मान लीजिए कोई बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं तो फिर कैसे देखते हैं आप इनको? भाई ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं पे देवभूमि की जनता कतई विश्वास नहीं करती है। देखो, बरसात का सीजन चले गया, आप जुमले वाली बरसात होने जा रही है। देखिए, आप 5 साल होने को इससे पहले क्यों नहीं घोषणा करते थे, इन्होंने क्यों नहीं काम किया? आज आईएमसी की बात करते हैं। अरे जब धरातल में आए तभी तो मालूम पड़ेगा। आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक जनहित याचिका करता भी हूँ। मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष रहा, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में मैं कुछ दफा यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं जानता हूँ कैसा उत्तराखंड चाहिए, कैसे उत्तराखंड और यहाँ की कुर्बानी दे रखी, यहाँ के उत्तराखंड आंदोलनकारी ने क्या क्या कार्य करे। मैं अच्छी तरह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज जनहित याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार ने लिख के दिया था कि 48 घंटे से लेके 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करेंगे धान और गेहूं का। 157 करोड़ का, 1 अरब 57 करोड़ का अभी तक भुगतान नहीं किया। अब अवहेलना का केस में जब दायर करूंगा तब ये भुगतान करेंगे। और मैं आपको और सुनिए मैं आपको और भी बताता हूँ। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा था हम 24,000 पोस्ट है। धामी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र का हूँ, वो खटीमा में रहते हैं, हम जानते हैं। अरे भैया देखिए, आज हरीश रावत जैसा शख्सियत, जिसका विजन, जिसकी सोच, जिसकी कार्य करने की इच्छा शक्ति, जो दूरदर्शी आदमी, अरे कहाँ आप तुलना करते हैं? आप रावत जी का कद ऐसा है, रावत जी ऐसे काम करने वाले आदमी हैं। किशोर उपाध्याय फिर क्यों कह रहे हैं कि उनकी अपेक्षा हो रही है, सुना नहीं जा रहा उनको? वो तो रावत जी जब बात करेंगे या मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं, आप मालूम पड़ा है। मुझे नहीं लगता हमारी कांग्रेस में, देखिए आज जनता की नजरें कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि वजह क्या है? नजरें तो है, लेकिन नजरें तो हैं गणेश उपाध्याय जी, लेकिन क्या है, जमीनी जो कार्यकर्ता है, खांटी कार्यकर्ता है, कमिटेड वोटर तो आपका भी है, बीजेपी का भी है, तो वो कमिटेड वोटर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये दरअसल चल क्या रहा है ऊपर। क्योंकि किशोर उपाध्याय जिस तरह लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं उपेक्षा का, और उधर केदारनाथ में जाके हरीश रावत कहते चुनाव लड़ना है, मन्नत मांगने आया हूँ, और बाद में कहते हैं कि जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा तब तक कांग्रेस ज़्यादा वोटों से जीती है, सरकार में आई है। तो ऐसे में आम आदमी को तो आप अलग हटा दीजिए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो खुद कंफ्यूज है कि करना क्या है। कोई भी कंफ्यूज अब नहीं है। और फिर उसमें बात ये भी है, किशोर उपाध्याय जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं सुना जा रहा तो आपको कैसे सुना जाएगा? नहीं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात उन्होंने कही होगी, मुझे नहीं मालूम किस परिप्रेक्ष्य में कही होगी, लेकिन हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय बहुत अंडरस्टैंडिंग है। भाजपा का आपने देखा, आज जो त्रिवेंद्र रावत जी ने कार्य किए थे उसके फैसले उलट किए जा रहे हैं। हमारे में ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर त्रिवेंद्र रावत जी 4.5 साल लगभग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, जिनके नेतृत्व में आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष से जीते, ब्लॉक प्रमुख पंचायत का चुनाव जीते, आखिर का हटा क्या दिया भाई? आखिर क्या मंशा थी, क्या वजह रही? ये तो इनका नहीं, ये गुटबाजी कैसे समाप्त होगी? क्योंकि अभी ये कहा गया था कि
उनसे वार्ता होगी, लेकिन वार्ता तो कुछ हो ही नहीं पाई अभी तक। गुटबाजी ऐसा ना, गुटबाजी तो आप देखो, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। मैं देखिए, नाराजगी हो सकती है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की डेट में कि आज हम जनता अगर आने वाले वक्त में हमारे जो आपसी जो नाराजगी है, सब कुछ ये सब दूर हो जाएगा, मुझे यकीन है कि अब आने वाला समय आ चुका है, जनता देख रही है। यकीन तो जो खांटी कार्यकर्ता है, जो जमीन का कार्यकर्ता है, उसको भी है, लेकिन ये यकीन दूर नहीं होता। वो लगातार शिकायत करते रहते हैं। राहुल गांधी की रैली से लेके 19 से लेके 14, 2015, 16, 20, 11 सब जगह शिकायत करते रहे वो तो, और उनकी शिकायत का निवारण अभी तक नहीं हो पाया। तो होना तो चाहिए ना, जमीनी कार्यकर्ता कैसे उसका विश्वास पक्का होगा? अब नहीं, मेरे नॉलेज में, मैं अब इस मैटर में मेरे अब नॉलेज में आज आपकी बात से सुन के आया था, कुछ हो चुके कुछ। बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं, ये अगर समाधान नहीं हुआ तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। बीजेपी से तो आप तब लड़ेंगे ना जब घर में मुट्ठी बंद होगी। सुशील जी, आप इसकी चिंता न करिए, ये हमारे घर का मामला है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लोकतंत्र में जनता की चिंता कर रहा हूँ कि वो जिसको वोट दे उसका वोट सुरक्षित रहना चाहिए। गणेश उपाध्याय जी, जो लोकतंत्र में जो जनता वोट देती है उसका वोट सुरक्षित रहना चाहिए। चिंता हमें इस बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको यकीनन ये कहना चाहता हूँ, हमारे देखिए अभी लगभग 1 माह और है, उसके बाद आचार संहिता लगभग लग जाएगी, मुझे जो लगता है। तो मैं आपको उससे पहले आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे वहाँ जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, मेरा नॉलेज नहीं है, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, ये दूर सॉर्ट आउट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए आज ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप समझ लीजिए और सोच लीजिए अच्छी तरह से कि ये बहुत जरूरी है गुटबाजी समाप्त होना। अमरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। अमरेंद्र बिष्ट जी, ये जो सब चल रहा है और बीजेपी ने कह दिया है कि 60 पार, तो आपको कैसे लगता है? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत रहती है बीजेपी के पास, अब आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर बीजेपी को पिछली बार गलती से 57 सीटें उत्तराखंड में मिल गई और उनको इस बार लग रहा है कि वो उस सफलता को जारी रखेंगे और इस बार 60 के पार जाएंगे। और मुझे लगता है सपने में है, मुझे लगता है कि वो कुंभकर्णी नींद में है, उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। मेरा दावा है आपके इस चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दहाई के अंकों में नहीं आएगी। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल कर उत्तराखंड द्वारा दिए गए शानदार जनादेश का अपमान किया, जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में बेरोजगारियों पर लाठी बांधी, जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में सड़क के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को लाठियों से पीटा, जिस तरह से इन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों पर मुकदमे किए और बहुत सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जनादेश के बदले करना था वो बिल्कुल नहीं कर पाए। अब जब चुनावी मोड में सरकार है तो कुछ झूठी घोषणाएं कर रही है, लेकिन जनता इस बार इस मानने वाले नहीं है। जहां तक 60 पार का मामला है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब 60 पार हो चुके हैं और अब उनको टिकट नहीं दिया जाना है। जहां तक आप हमारी पार्टी के मुकाबले की बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के 60 सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएंगे जो युवा होंगे, जिनकी उम्र 50 साल से नीचे होगी, और तकरीबन 10 से 15 सीटों पर ही ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो बड़ी उम्र के लोग होंगे, जो अनुभवी लोग होंगे। हमारी पार्टी हमारी पार्टी का संकल्प है कि युवाओं को ज्यादा तरजीह पार्टी के भीतर दी जाए। तो जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, आप दोनों सगे भाइयों को देख रहे हैं, आजकल सौतेले भाई बनकर के आपस में लड़ रहे हैं और दोनों में जो गुटबाजी है उसका तो आपने भी बहुत अभी अपनी भूमिका में जिक्र किया कि किस तरह से जो है आपस में जो है तलवारें निकली हुई है उनकी। तो निश्चित तौर पर उनको जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आ रही है और मुद्दों के साथ आ रही है। अब तक की जो पार्टियां थी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कभी तकरीबन 4 चुनाव मैंने भी उत्तराखंड के देखे हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच नहीं आई और पहली बार आम आदमी पार्टी इनको अपने मुद्दों के कारण जो है इनके मुद्दों की बात, इनको मुद्दे याद आने लगे हैं। हम लोग उत्तराखंड के
लोगों को बिजली का अधिकार देने के सवाल पर जनता के बीच में है। हम लोग नौजवानों को रोजगार की जनता के बीच में है। हम लोग तमाम जो हमारी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सवाल है, जल संरक्षण, तो उनको जनता के बीच में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इन सवालों को लेकर के उत्तराखंड की जनता हमें वोट देने वाली है और हम पहले विकल्प के रूप में इस प्रदेश में। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो टिकना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं संजीव वर्मा के पास। संजीव वर्मा जी, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है 4 दिसंबर का, उत्तराखंड की जो अपेक्षाएं हैं वो कितनी और जो बची हैं वो कितनी पूरी हो जाएंगी इस दौरे से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके उत्तराखंड आने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का वातावरण, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर होने जा रहा है। और माननीय मोदी जी, उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और उत्तराखंड के लिए जब भी उनको मौका मिलता है कुछ अधिक से अधिक उत्तराखंड के लिए कुछ अधिक से अधिक देने का वो प्रयास करते हैं और उन्होंने दिया भी है। अभी देखिए, ऑल वेदर रोड बनने जा रहा, बन रही है। लगभग 70 से 80% उसमें काम पूरा हो गया है, जिससे उत्तराखंड को एक नए आयाम मिलेंगे पर्यटन को। और जो हमारा तीर्थाटन वाला जो 4 धाम का हमारा यात्राएं चलती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला है अपनी पिछली यात्रा में, जितना विगत 100 वर्षों में श्रद्धालु 4 धाम आए हैं,
अगले 10 वर्षों में उससे भी अधिक आने वाले हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं ताकि आदमी बिल्कुल है मुक्त होकर यहाँ पर आए और मैक्सिमम सुविधाओं को उनका लाभ उठाए। और देखिए अभी जिस तरह से कर्णप्रयाग रेल परियोजना उसका काम लगातार जारी है, 70% के आसपास उसमें भी काम हो चुका है, टनल्स बन चुकी हैं और लगातार उस पर काम जारी है। अब जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हमारे अन्य जो जितने तीर्थ स्थान हैं रेल से भी यात्रा कर पाएंगे, सुगम यात्रा कर पाएंगे। और इसी तरह से आप हेमकुंड साहिब का देखिए, अभी उन्होंने पिछले दौरे में हेमकुंड साहिब के रोपवे की जो घोषणा की, अपने आप में एक अद्वितीय कार्य और अद्वितीय घोषणाएं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो लगातार कर रहे हैं। और न केवल घोषणाएं, उन घोषणाओं पे बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। अभी उत्तराखंड में अभी देखिए देहरादून से दिल्ली के लिए 3 एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो चुके हैं, एक नया एक्सप्रेस हाईवे अभी बनने जा रहा है और 2024 तक उसको पूर्ण करने की हमारे जितने भी काम हो रहे हैं सभी टाइम बाउंड काम है, सारे टाइम बाउंड काम है और एक समय अवधि के बिल्कुल जो टाइम फ्रेम के अंदर पूरे होने जा रहे हैं, जिससे देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की रह जाएगी। और मैं सोचता हूँ उससे हमारे पर्यटन को एक जबरदस्त पंख लगेंगे, जबरदस्त बल मिलेगा। और आने वाला जो समय है, जो सदी है, ये सदी उत्तराखंड के भविष्य की स्वर्णिम सदी के रूप में हम इसको देखने जा रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने अभी पहले ही बोला कि 2025 तक उत्तराखंड देश का एक अग्रणी राज्य, देश का नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है। उसी दिशा में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और विकास की जितनी उन्नत योजनाएं हैं डबल इंजन के माध्यम से हम यहाँ पर उनको एक धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का एक अकेला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना का जितने भी हमारे 1,25,00,000 यहाँ की जनता है, सभी को, सभी वर्गों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको लाभ देने का एक कार्य किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। अब हम कभी पहले एक बात सुना करते थे कि यूरोप में हर आदमी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा होता है और किसी भी तरह से आदमी बीमार होता है तो सरकार उसकी पूरी सुध लेती है, सरकार उसके लिए पूरी तरह से खड़ी रहती है। वही लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक जनता को हमारी सरकारों ने यहाँ पर दिया है। और देखिए आदमी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम वर्ग का हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी जिस समय स्वास्थ्य की कोई भी समस्या होती है तो आदमी टूट जाता है। लेकिन ये सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, 5 लाख तक का जो सुरक्षा बीमा है, 5 लाख तक का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आदमी बीमार होता है तो उसका पूरा खर्चा सरकार के खर्चे पर निःशुल्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी अभी जैसा आप बोल रहे थे, जैसे हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे किशोर उपाध्याय जी के लिए, किशोर उपाध्याय जी की घोर उपेक्षा कांग्रेस के अंदर हो रही है। किशोर उपाध्याय जी ने अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया कि महिलाओं को 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अभी उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो माननीय हरीश रावत जी हैं, उन्होंने कहा न हम युवाओं को टिकट देने जा रहे हैं, न हम महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, हम टिकट केवल उनको देंगे जो जिताऊ होंगे। यानी कि वो हर बात में कंट्रोवर्सी का भाव। कांग्रेस के अंदर स्टेबिलिटी है ही नहीं।
एक आदमी कुछ बोलता है, एक आदमी कुछ बोलता है। अभी एक नया फ्रंट कांग्रेस के अंदर और खड़ा हो गया यशपाल आर्य जी के रूप में, जिनको एक शब्द बाग दिखा के हरीश रावत जी ने ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद पहले उनको सीएम का एक लॉलीपॉप दिखाया गया कि आपको सीएम बनाएंगे, और इसी सिगोफे में वो ट्रैप हो गए। आज वो अपने आप बोलने लगे कि मैं भगवान केदारनाथ से वरदान मांगने आया हूँ, आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि मेरे सर पे सिंहासन, मुख्यमंत्री का सिंहासन लगाए। अब बताइए कि अपने कितना कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आपस में सब लोग देते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। डॉक्टर गणेश उपाध्याय, जो केंद्र में सरकार होती है, चाहे सरकार आपकी भी रही है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पे आते हैं, चुनावी समय है, कुछ मिलता है राज्य को, तो अच्छी बात है, तो लाभ तो होगा दौरे से। कैसे देखते हैं इस लाभ को? अमरेंद्र बिष्ट जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अमरेंद्र जी, अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पे आते हैं और चुनाव हैं, तो जो राज्य को मिलेगा उससे तो फायदा राज्य को होना ही है। निश्चित तौर में आपकी बात से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 5वां दौरा है, आपको मालूम होगा। और मैं स्वागत करता हूँ कि उत्तराखंड की छाती पर वो आए और बार बार आए, और हमको ये सौभाग्य मिलता रहे। लेकिन हमको ये देखना होगा कि वो पहली बार नहीं आ रहे, वो 5 बार उत्तराखंड आ गए, तो पिछले 5 साल में उत्तराखंड को क्या मिला? रहेगा बिल्कुल। अमरेंद्र जी, गणेश उपाध्याय जी, संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो रहा है। डिबेट में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का दौरा है 4 दिसंबर को। निश्चित रूप से उत्तराखंड को जो अपेक्षाएं हैं, अगर वो पूरी होती है तो ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी संभावना है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।